हर जगह रहस्यमयी तरीके से विशाल सिंक होल बन रहे हैं। शहर के लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्द से जल्द जगह खाली कर रहे हैं। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? ये सिंक होल क्यों बन रहे हैं? और पूरी दुनिया के लिए इस खतरे की क्या सजा होगी? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ ये गॉडजिला फिल्म अंत तक देखनी होगी। कहानी 1954 में शुरू होती है। इस समय प्रशांत महासागर में टाइटन नाम का एक प्राचीन जीव प्रकट होता है। इस डर से कि ये मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है, अमेरिकी सेना इसे परमाणु बम से नष्ट करने की कोशिश करती है। फिर कहानी 1999 में पहुंचती है। मोनार्क नाम की एक गुप्त कंपनी फिलीपींस जाती है। इस टीम में वैज्ञानिक डॉ. इशिरो सेरेजावा और उनके सहायक शामिल हैं। खनन के दौरान भूस्खलन से एक विशाल सिंकहोल बन जाता है। ये जानने पर कि उस क्षेत्र में एक अजीबोगरीब वस्तु मिली है, उनकी टीम तुरंत वहां से निकल जाती है। अंदर जाने पर उन्हें एक विशाल जीव का कंकाल दिखाई देता है। उन्हें एहसास होता है कि ये सैकड़ों टन वजनी टाइटन का पिंजरा है। वहां एक बड़ा अंडा भी है। हालांकि अंडे के अंदर कोई जीवन नहीं है, ये एक नंगी मृत खोल जैसा है। जब वे दूसरी तरफ देखते हैं तो उन्हें एक चौड़ी सुरंग दिखाई देती है जो सीधे समुद्र में जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ 2 अंडे थे, एक नष्ट हो चुका है और दूसरे अंडे से टाइटन निकलकर समुद्र में प्रवेश कर गया है। इस समय कहानी जापान में बदल जाती है। यहाँ हमारा परिचय एक युवा लड़के फोर्ड ब्रैडी से होता है। फोर्ड के पिता जो ब्रैडी और माँ सैंड्रा ब्रैडी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में काम करते हैं। जिस बिजली संयंत्र में वे काम करते हैं वहां लगातार अजीबोगरीब संकेत मिल रहे हैं। सैंड्रा जो से बात करती है और उसे उसके जन्मदिन की याद दिलाती है। दोनों काम के लिए बिजली संयंत्र आते हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि संकेतों के साथ साथ भूकंप के संकेत भी मिल रहे थे। सैंड्रा अपने सहयोगियों को सिग्नल की जांच करने के लिए तहखाने में ले गई। उसी समय एक बड़ा भूकंप आया जिससे सैंड्रा वाले क्षेत्र को नुकसान पहुंचा और गैस रिसाव हो गया। हवा रिसने लगती है जो तुरंत बेसमेंट के दरवाजे पर रुक जाता है। सैंड्रा के बाहर आते ही वह दरवाजा बंद करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि सैंड्रा और उसकी टीम वहां फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। सैंड्रा जो की तरफ देखती है और जोर से कहती है, ये नामुमकिन है, जो कृपया दरवाजा बंद कर दो वरना पूरा प्लांट खतरे में पड़ जाएगा। ये सुनकर जो उस वक्त दरवाजा बंद नहीं करना चाहता, लेकिन पूरे शहर को बचाने के लिए उसे दरवाजा बंद करना पड़ता है। आखिरकार सैंड्रा दरवाजे पर आती है और जो से कहती है, फोर्ड का ध्यान रखना। इसी बीच पूरा पावर प्लांट भूकंप से तबाह हो जाता है। स्कूल में पढ़ रहा फोर्ड भी इस तबाही का गवाह बनता है। कहानी यहां से 15 साल आगे बढ़ती है। फोर्ड जो पहले छोटा था अब बड़ा हो गया है और बम निरोधक तकनीशियन है। काम के बाद वह सैन फ्रांसिस्को में अपने घर लौटता है। जब वह अपने परिवार के साथ समय बिता रहा होता है तभी उसे जापान से एक फोन आता है। फोर्ड के पिता जो को अतिक्रमण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, जो ठीक है और जिंदा है। जापान जाने से पहले हमें पता चलता है कि फोर्ड और जो कई सालों से अलग थलग है और फोर्ड अपने पिता से नाराज है। जब फोर्ड जापान पहुंचता है तो वह जेल जाता है, अपने पिता जो को आजाद करता है और उन्हें अपने घर ले जाता है जहां वह रहता है। वहां दीवारें जो के शोध से जुड़े कागजों और नक्शों से भरी पड़ी है। पुलिस जो को इसलिए गिरफ्तार करती है क्योंकि जंजीरा टाउन में बिजली संयंत्र के नष्ट होने के बाद सरकार ने उस क्षेत्र को रेडियोधर्मी घोषित कर दिया है और वहां न जाने के सख्त आदेश जारी किए हैं। हालांकि जो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो दृढ़ता से मानता है कि उस दिन की घटना सिर्फ एक भूकंप नहीं थी, इसके पीछे कुछ और है। वे उस निषिद्ध क्षेत्र में उस रहस्य को साबित करने गए हैं। यही मुख्य कारण है कि फोर्ड जो से नाराज है। उस घटना को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बजाय फोर्ड को ये बात पसंद नहीं आती कि जो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। फोर्ड अपने पिता से विनती करता है, अब यहां मत रुकिए, मेरा बेटा हमारे घर पर आपसे मिलने का इंतजार कर रहा है। हालांकि अगले दिन जब फोर्ड उठता है तो जो जंजीरा इलाके में वापस जाने के लिए तैयार होता है। फोर्ड के लाख कहने पर भी जो उसकी एक न सुनता है, जो ये साबित करने पर अड़ा रहता है कि उस दिन वहां असल में क्या हुआ था। उसके जाने का कारण जंजीरा के पुराने घर में कुछ शोध डिस्क हैं जो उसने रिकॉर्ड की थी। इतना ही नहीं, एक फोन भी है जो उसकी पत्नी सैंड्रा के पास था, जो उन्हें लेने निकल पड़ता है। कोई और रास्ता न देखकर फोर्ड भी अपने पिता के साथ जंजीरा इलाके जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जो प्रतिबंधित क्षेत्र में जिंदा कुत्तों को घूमते देखकर हैरान रह जाता है। इस जगह पर कोई विकिरण नहीं है, यानी उसे समझ आ जाता है कि सरकार इतने सालों से सबसे झूठ बोल रही है। इसके बाद वे अपने पुराने घर पहुंचते हैं जहां वे रहते थे। फिर उन्हें
वो शोध डिस्क मिलती है जिनकी तलाश जो को थी। उन्हें अपनी पारिवारिक तस्वीर भी मिलती है। हालांकि उसी समय दोनों को बाहर एक बड़ा सा केंद्र दिखाई देता है। उन्हें पहले से ही पता होता है कि सरकार उस जगह पर गुप्त रूप से कोई प्रयोग कर रही है जहां पहले बिजली संयंत्र हुआ करता था। तुरंत वहां के सुरक्षा गार्ड आते हैं और दोनों को गिरफ्तार करके उसी शोध केंद्र में ले जाते हैं। वहां उन्हें एक बड़ा टाइटन अंडा दिखाई देता है। अंडे से आने वाले संकेतों की जांच करते हुए सेरिज़ावा को पता चलता है कि जो नाम का एक आदमी जो 15 साल पहले वहां काम करता था उससे मिलने आया है। यहाँ फोर्ड बाहर बंधा हुआ है, जो अंदर आता है और सबको चेतावनी देता है। 15 साल पहले जब ऐसे ही सिग्नल आए थे तो ये पूरी जगह तबाह हो गई थी। जो को तुरंत अपनी पुरानी रिसर्च डिस्क याद आ जाती है। जब सेरिज़ावा उन्हें देखता है तो उसे एक फोन आता है कि 15 साल पहले आए सिग्नल कैसे थे। तभी उन्हें एक भयानक सच्चाई का एहसास होता है। जो सिग्नल 15 साल पहले रिकॉर्ड किया था और जो सिग्नल अब इस अंडे से निकल रहा है, दोनों एक ही हैं। ऐसे देखते हुए अंडे के अंदर से ऊर्जा का एक विद्युत चुंबकीय स्पंदन निकलने लगता है। यानी अंडे से एक टाइटन निकल रहा है। अगर ये बाहर आ गया तो क्या होगा? इस डर से सभी मिलकर अंडे को नष्ट करने का फैसला करते हैं। उसके खोल को बिजली का झटका देकर उसे निष्क्रिय कर देते हैं। इससे अंदर आ रहा सिग्नल रुक जाता है। जब सभी को लगता है कि ये नष्ट हो गया है, उसी समय मोटो नाम का एक जिंदा टाइटन उस मृत अंडे से बाहर आता है। जैसे ही ये अपनी ईएमपी ऊर्जा छोड़ता है, उसके आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद होने लगते हैं। तभी जो भी बाहर आता है और इस मोटो को देखकर बहुत डर जाता है। उसी समय जहां वे खड़े हैं वहां एक पुल गिर जाता है। फोर्ड किसी तरह रस्सी से खुद को छुड़ाकर बाहर आता है तो देखता है कि उसके पिता जो पुल से गिरकर मर गए हैं। फिर मोटो पूरे इलाके को तहस नहस कर देता है और वहां से उड़ जाता है। उसके बाद खबर आती है कि जंजीरा में एक बड़ा हादसा हो गया है। सभी फोर्ड को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई संपर्क नहीं कर पाता। फोर्ड के साथ क्या हुआ यह भी किसी को नहीं पता। इस समय फोर्ड उस सीलबंद और नष्ट हो चुके क्षेत्र के पास खड़ा है। उसी समय अमेरिकी नौसेना के जवान वहां पहुंचते हैं और फोर्ड से कहते हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चूंकि जो का शरीर गंभीर हालत में है, इसलिए उन्हें भी हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है। इस घटना के बाद फोर्ड को कुछ एहसास होता है। बहुत देर तक वह सोचता रहा, मेरे पिता पागल हैं। लेकिन फोर्ड को यकीन हो गया कि उस दिन उसने जो कुछ भी कहा था वो सच था। अपनी आखिरी सांस लेते हुए जो फोर्ड का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम अपने परिवार के पास जाओ, उनका ध्यान रखना। ये सुनकर फोर्ड बहुत दुखी हो जाता है। बाद में उन सभी को नौसेना के जहाज के शिविर में ले जाया जाता है। यहाँ फोर्ड की मुलाकात स्टैन से होती है, जो अमेरिकी नौसेना में एक जनरल है। जैसे ही फोर्ड अपने पिता की मृत्यु शैया के पास बैठता है, सेरिज़ावा पूरी कहानी विस्तार से बताना शुरू करता है। सेरिज़ावा कहते हैं, हमारी कंपनी मोनार्क 1954 में प्रकट हुए प्राचीन टाइटन जुनून पर शोध कर रही है। ऐसे जुनूनी जीव पृथ्वी पर मनुष्यों के जन्म से लाखों साल पहले से मौजूद हैं। अतीत में पृथ्वी पर बहुत अधिक विकिरण था। ये टाइटन्स उसे खाकर जीवित रहे। हालांकि जैसे जैसे समय के साथ पृथ्वी पर विकिरण कम होता गया, ये टाइटन्स पृथ्वी के मूल को खाने के लिए समुद्र और गहरे भूमिगत में चले गए। 1999 में फिलीपींस के एक खनन क्षेत्र में मिले अंडों में से एक समुद्र में चला गया और वहां से सीधे जापान के जंजीरा क्षेत्र में उतरा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जहां फोर्ड के माता पिता काम करते थे। ये म्यूटो अपनी विकिरण की भूख मिटाने के लिए संयंत्र में आया था। यही कारण है कि जो को वे संकेत मिले और भूकंप ने उस क्षेत्र को नष्ट कर दिया। अब मुझे पता चला तुम्हारे पिता उन संकेतों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। क्या तुम्हें कुछ और पता है जो उन्हें पता था? सेरिज़ावा ने फोर्ड से पूछा। फोर्ड को अपने पिता के शब्द याद आए। मेरे पिता कहा करते थे, उस सिग्नल में दो प्राणी आपस में संवाद करने की कोशिश कर रहे थे। सेरिज़ावा ये सुनकर हैरान रह गया। वो समझ गया कि ये सिग्नल अंडे के अंदर मौजूद मुतों ने किसी दूसरे टाइटन, गॉडजिला या किसी और प्राणी से संवाद करने के लिए भेजा था। बाद में नौसेना फोर्ड के लिए हवाई उड़ान की व्यवस्था करती है। हवाई से फोर्ड को सैन फ्रांसिस्को जाना था। हालांकि उड़ान के लंबे इंतजार के कारण फोर्ड वहां से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए ट्रेन लेने की कोशिश करता है। एक छोटा लड़का दिखाई देता है। लड़का अपने माता पिता को याद करता है और ट्रेन के पास पहुंचता है। यह देखकर फोर्ड किसी तरह लड़के को उसकी मां तक पहुंचाने का फैसला करता है। इसी समय नौसेना को एक भयानक सच्चाई का पता चलता है। उनके पास जो परमाणु हथियार थे वे गायब हैं। यानी
उन्हें पता चलता है कि पहले भागे हुए मुतो ने उन हथियारों को चुरा लिया था, क्योंकि उन हथियारों में परमाणु ईंधन है। मुतो ने उसे खाने के लिए चुराया था। इस स्थिति से निपटने के लिए नौसेना एक बैठक के लिए हवाई जाती है। जब सेना हवाई पहुंचती है तो पता चलता है कि मुतो ने परमाणु हथियार खा लिए हैं। सेना हवाई के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सलाह देती है। फोर्ड यहाँ उलझन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहन यहाँ क्यों आ रहे हैं। इसी समय मुतो हवाई के जंगल में सैन्य वाहनों पर हमला करता है। फिर वहां की सभी बिजली आपूर्ति काट दी जाती है और करंट चला जाता है। इस समय नौसेना के जहाज पर सवार सेरेजावा एक दृश्य देखता है। प्राचीन टाइटन गॉडजिला समुद्र से बाहर आ रहा है। वो मुतो की तलाश में सीधे हवाई की ओर आ रहा है। जब गॉडजिला हवाई पहुंचता है तो सारी लहरें अंदर चली जाती हैं और समुद्र का पानी पीछे हट जाता है। फिर जो कुछ लोग किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे, वे पहली बार गॉडजिला का आकार देखकर चौंक जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारी लहरें वापस लौट आती हैं और लोगों को डुबो देती हैं। फिर जब लोग उस रोशनी में उसे देखने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि गॉडजिला कितना बड़ा है। थोड़ी देर बाद गॉडजिला चारों तरफ से वापस आता है। जब फोर्ड उस जगह को देखता है तो मुतो हवाई अड्डे के पास आ चुका होता है और वहां सब कुछ तहस नहस कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में भी फोर्ड उस छोटे लड़के को बचाने की पूरी कोशिश करता है। जैसे ही मुतो हमला करता है, गॉडजिला उससे लड़ने के लिए वहां आ जाता है और जोर से दहाड़ता है। अगले दिन समाचारों में ये खबर आती है कि गॉडजिला ने मुतो को अच्छी तरह से पीटा है और वहां से भाग गया है। ये सुनकर सभी और भी हैरान हो जाते हैं। इस बीच जब फोर्ड छोटे लड़के के माता पिता की तलाश कर रहा होता है तो लड़का अपने माता पिता से मिलकर खुश होता है। बाद में पता चलता है कि मुतो और गॉडजिला दोनों सैन फ्रांसिस्को गए हैं और फोर्ड भी उनके साथ यात्रा करता है। इस बीच नौसेना उलझन में है। गॉडजिला मुतो से मिलने इतनी दूर क्यों जा रहा है? सेरिजावा समझ जाता है। गॉडजिला ने मुतो से संपर्क नहीं किया था। उन्हें एहसास होता है कि कोई और चीज टाइटन से संपर्क कर रही थी। तब सेरिजावा को 1999 में फिलीपींस में मिले अंडे की याद आती है। दूसरा अंडा जिसे उसने मरा हुआ समझा था, वो अभी भी जीवित था। उसने अंडे को नेवादा में एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया जहां वे परमाणु हथियार छिपाते हैं। जब सेरिजावा और सैन्य दल ये जांचने के लिए गुप्त स्थान पर पहुंचते हैं कि अंडा जीवित है या नहीं, तो उन्हें पता चलता है कि जिस अंडे को वे मरा हुआ समझ रहे थे उसमें से एक दूसरा म्यूटेंट निकल आया है। वह नेवादा शहर को तबाह करता जा रहा है। सेरिजावा उसका वीडियो फुटेज देखता है और उसे पता चलता है कि वो नर म्यूटेंट नहीं है, वो पहले म्यूटेंट से बड़ा है, यानी मादा म्यूटेंट है। नौसेना दोनों म्यूटेंट पर और गॉडजिला पर बड़े परमाणु बम गिराकर उन्हें मारने का फैसला करती है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, परमाणु विकिरण उनकी शक्ति को और बढ़ा देता है। ये योजना सही नहीं है। हालांकि सेरिजावा कहता है गॉडजिला उनका ख्याल रखेगा, उन्हें अकेला छोड़ दो। सैन्य जनरल उसकी बात नहीं सुनते। बाद में जब फोर्ड सैनिकों के साथ सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है तो वह उन्हें एक पुराना परमाणु बम ले जाते हुए देखता है। म्यूटो सैन फ्रांसिस्को शहर की ओर आ रहे हैं और सेना उन्हें नष्ट करने के लिए बम का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। वे पुराने बम का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि म्यूटो की ईएमपी शक्ति के कारण आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं कर सकते। लेकिन इस पुराने बम को बिजली की जरूरत नहीं होती, इसलिए वे इसका इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। फोर्ड भी सैनिकों के साथ सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला करता है क्योंकि उसका परिवार वहां है। फिर वो अपनी पत्नी और बेटे को फोन करता है और यह खबर सुनकर बहुत खुश होता है कि सब सुरक्षित है। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊंगा। अस्पताल में मेरा इंतजार करना। चूंकि म्यूटो सैन फ्रांसिस्को की ओर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ के लोग जल्द से जल्द शहर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस समय फोर्ड और बाकी सैनिक पुराने परमाणु बम को एक ट्रेन में ले जा रहे हैं। तभी उन्हें आगे पहाड़ियों में एक बड़ा विस्फोट दिखाई देता है। वे ट्रेन रोकते हैं और फोर्ड और 3 अन्य सैनिक यह देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है। जब दोनों सैनिक नीचे उतरते हैं तो वे देखते हैं कि सभी सैन्य वाहन नष्ट हो गए हैं और नदी में बह गए हैं। जैसे ही फोर्ड और एक सैनिक वहां पहुंचते हैं, एक मादा मुतो उनके पास से गुजरती है। मुतो के गुजरते ही फोर्ड को उसके पेट में अंडे दिखाई देते हैं। वह ट्रेन पर भी हमला करती है और उसे नष्ट कर देती है, जिससे पूरा इलाका तबाह हो जाता है। जब फोर्ड पीछे मुड़कर देखता है तो वह देखता है कि पूरा इलाका तबाह हो गया है, लेकिन एक सैनिक किसी तरह बच गया है। फोर्ड देखता है कि बचा हुआ सैनिक अपने हाथ में बचा हुआ परमाणु बम उठा रहा है। इस समय मादा मुतो सैन फ्रांसिस्को शहर आ रही होती है, इसलिए सेना बाकी लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाती है। इस समय फोर्ड
अपने परिवार के सुरक्षित होने की खबर सुनने के बावजूद इस बात को लेकर चिंतित है कि उनकी मदद के लिए क्या किया जाए। बाद में आखिरी बचा परमाणु बम नौसेना के जहाज से ले जाने के लिए तैयार किया जाता है। इस समय फोर्ड की पत्नी और बेटा सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन केवल पत्नी ही अस्पताल में फोर्ड का इंतजार करने का फैसला करती है। नौसेना के अनुमान के अनुसार महिला म्यूटेंट 1.5 घंटे में सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाएगी। इस बीच शहर से निकलने वाले लोग पुल पर लगे ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। इस जाम में वो बस भी शामिल है जिसमें फोर्ड का बेटा सवार है। इसी समय पुल के आसपास मौजूद नौसेना के जवान गॉडजिला को समुद्र से निकलकर पुल की ओर आते हुए देखते हैं। जब नौसेना रास्ता नहीं देती तो गॉडजिला पुल पर हमला करना शुरू कर देता है। इस बीच फोर्ड के बेटे को ले जा रही बस बच निकलती है और सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ जाती है। फिर नौसेना पुरानी तकनीक वाले परमाणु बम के लिए 1.5 घंटे का टाइमर लगा देती है, लेकिन उसी समय एक मादा मुतो आती है और परमाणु बम उठाकर सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरती है। वो बम को इस इरादे से ले जाती है कि वो अपने अंडों को बम के विकिरण से पोषित करे। इस समय सेना बहुत चिंतित है क्योंकि मुतो परमाणु बम को सैन फ्रांसिस्को ले गई है। उसके फटने में बस 1.5 घंटा बाकी है। उस शहर में लाखों लोग हैं। सेना तुरंत सैनिकों की एक टीम भेजती है ताकि बम को निष्क्रिय किया जा सके और अगर यह संभव ना हो तो उसे फटने से पहले शहर से दूर ले जाया जाए। फोर्ड भी इस टीम में है। हालांकि सेरिजावा ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे गॉडजिला पर पूरा भरोसा है। अगर हम खुद को बचा सकते हैं तो वह सिर्फ गॉडजिला ही है, वह कहता है। फोर्ड की पत्नी सैन फ्रांसिस्को शहर में फंसे लोगों के साथ इंतजार कर रही है। जब मादा मुतो उस जगह को तबाह करने पहुंचती है तो गॉडजिला भी वहां पहुंच जाता है और उससे लड़ने के लिए दहाड़ता है। जैसे ही वे लड़ना शुरू करते हैं सभी एक इमारत में जाकर छिप जाते हैं। इस समय फोर्ड और अन्य सैनिक पैराशूट से शहर में उतरने की तैयारी करते हैं। जब वे नीचे उतरकर शहर में प्रवेश करते हैं तो वे गॉडजिला और मुतो को भीषण लड़ाई करते हुए देखते हैं। फोर्ड और उनकी टीम जमीन पर उतरकर बम विस्फोट स्थल पर पहुंचती है, जहां वे मादा मुतो द्वारा लाए गए बम के चारों ओर हजारों अंडे रखे हुए देखते हैं। बम को निष्क्रिय करने का समय नजदीक आ रहा है और फोर्ड चिंतित होकर अस्पताल की ओर देखता है जहां उसकी पत्नी इंतजार कर रही है। अब बम फटने में केवल 27 मिनट बचे हैं। फोर्ड की पत्नी और कई लोग एक बड़ी इमारत में फंस गए हैं जहां गॉडजिला और मुथो लड़ रहे हैं। वे लड़ते हैं और शहर का 70% हिस्सा नष्ट कर देते हैं। इस समय फोर्ड और उनकी टीम बम को निष्क्रिय करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुथो द्वारा छोड़ी गई EMP ऊर्जा से बम का निष्क्रियकरण तंत्र जाम हो जाता है। इससे बम निष्क्रिय नहीं हो पाता। तुरंत वे सभी बम को उठाकर शहर से दूर ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन फोर्ड को एक बात का एहसास होता है, ये मुथो शहर में अंडे देने के लायक नहीं है। इसलिए वह अंडों के पास एक पेट्रोल टैंकर पर गोली चला देता है। इससे टैंकर में आग लग जाती है और एक बड़ा विस्फोट होता है। मादा मुतो विस्फोट से नष्ट हुए अंडों को देखकर क्रोधित हो जाती है। ये महसूस करते हुए कि ये उसने किया है, वो फोर्ड की ओर दौड़ती है। जैसे ही वह सोचती है कि उसे फोर्ड को मार देना चाहिए, गॉडजिला पीछे से अपनी शक्तिशाली परमाणु सांस छोड़ता है और मादा मुतो पर हमला करता है। तभी सैनिक परमाणु बम छीनने के लिए नाव के पास पहुंचते हैं। हालांकि मादा मुतो उनका पीछा करती है और नाव के पास आ जाती है। इस तरह लड़ते हुए गॉडजिला नर मुतो पर जोरदार प्रहार करता है और अंततः उसे मार डालता है। यह दृश्य एक बड़े विस्फोट जैसा लगता है। इस समय गॉडजिला और फोर्ड एक दूसरे से आंखें मिलाते हैं। वहां पहुंची मादा मुतो परमाणु बम छीनने के लिए सभी सैनिकों को मार देती है। फोर्ड तुरंत बम वाली नाव में चढ़ जाता है, उसे स्टार्ट करता है और उसे शहर से दूर ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन मादा मुतो ये देख लेती है और कहती है, मैं अभी उसे खत्म कर दूंगी, और हमला कर देती है। उसी क्षण गॉडजिला फिर से पीछे से आता है। इस बार मादा मुतो को अपने मुंह में पकड़े हुए और अपनी शक्तिशाली परमाणु सांस से उस पर हमला करता है। इस बार मादा मुतो अंततः नष्ट हो जाती है और मर जाती है। इस तरह फोर्ड नाव लेकर शहर से बहुत दूर निकल जाता है। उसी समय वो देखता है कि गॉडजिला बहुत थका हुआ है। इसके बावजूद फोर्ड एक बात जानता है, बम फट नहीं सकता, क्योंकि वो उसे शहर से बहुत दूर ले गया है। इससे राहत पाकर जब फोर्ड नाव में लेटता है, उसी समय एक हेलीकॉप्टर से आए सैनिक उसे बचा लेते हैं और वहां से ले जाते हैं। उसके बाद दूर से परमाणु बम भी फट जाता है। अंत में हमें गॉडजिला वाला एक दृश्य दिखाया जाता है। उसे इस तरह लेटा देखकर सभी को लगता है कि वह मर गया होगा। हालांकि फोर्ड एक बड़े मंच पर खड़ा है, अस्पताल में अपने बेटे से मिलने अपनी पत्नी को, जो उसके जाने से बहुत दुखी है, दिलासा दे रहा है और प्यार से उनकी देखभाल कर रहा है।
सेरिज़ावा अकेला है जो गॉडजिला के मरने का दुखी है, लेकिन जब वो उस विशालकाय जीव को उठकर समुद्र में जाते देखता है तो वो राहत की सांस लेता है। कहानी गॉडजिला के अपने मिशन को पूरा करने और समुद्र में गायब हो जाने के साथ समाप्त होती है।